नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के सैकड़ों मिसाइलों के साथ इसराइल पर नॉन स्टॉप हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं। इसी दरमियान जनूबी अफ्रीका की जानिब से बड़ा इकदाम सामने आया है। आलमी अदालत में एक बार फिर जनूबी अफ्रीका जा रहा है, जिसके बहुत ज़्यादा तकलीफ नेतन्याहू को हो रही है और कुछ नए इकदामात जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उठाने का अमेरिका और इसराइल की जानिब से फैसला किया गया है। उनको संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। गजा में जो इसराइली हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके बारे में कन्फर्म रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। किस तरह ईरानी मिसाइल जो दिए गए हमास को, उससे हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया। इससे पहले इसराइल ये कह रहा था कि टेक्निकल इशू की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस बारे में कोई यकीन नहीं कर रहा था कि 30 साल में इस हेलीकॉप्टर के अंदर कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ और जहां पर यह वाकया हुआ वहां पर 5 और भी हेलीकॉप्टर लैंड किए थे, तो फिर इस हेलीकॉप्टर में कैसे टेक्निकल इशू हुआ। तो अब वो खबर कंफर्म हो चुकी है कि जो है रेजिस्टेंस की जानिब से इस हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा वाकया है और अब जो इजरायली हेलीकॉप्टर्स लैंड हो रहे हैं गजा में रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, वो इस वक्त तमाम के तमाम निशाने के ऊपर आगे हैं। किसी भी वक्त कोई भी हेलीकॉप्टर जो है वो अटैक होगा और ये 11 महीनों में एक नए फेज का आगाज है। इसी दरमियान जो यमन ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, वो किस तरह खुले समुद्रों में जनाब लवारिस पड़े हुए हैं और अमेरिका और यूरोप अपनी तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बावजूद उनको रेस्क्यू तक नहीं कर पा रहा है। पूरी तरह से अमेरिकी और यूरोपी जो हेजेमनी है वो रेड सी में इस वक्त गर्क कर दी है यमन ने कि वो अपने तबाहशुदा ऑयल टैंकर्स को रेस्क्यू भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ ईरान और इराक में 14 नए मुआहदे सामने आए हैं। इसराइल के खिलाफ एक मुश्तरका रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाने के लिए इत्तफाक हुआ है। इस बारे में भी आपको तफसीलात आगाह करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ट्रंप का एक बयान आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद साउथ अफ्रीका से जो गैर मामूली तफसीलात सामने आ रही हैं वो आपसे शेयर करते हैं। ट्रंप कह रहा है जी, वी हैव enemies around the world, leaders are laughing at us and we will end up in the World War III। हम अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। यह ट्रंप का अहम तरीन बयान सामने आया है। अच्छा, अब नाज़रीन, साउथ अफ्रीका से खबर सामने आ रही है कि आलमी अदालत में बड़ा एक्शन साउथ अफ्रीका लेने जा रहा है। नाज़रीन, थोड़ी सी अगर हम टाइमलाइन देखें पिछले हफ्ते 10 दिनों के अंदर, अच्छा, एक तो ये समझ लें कि जो गैप आया था आलमी अदालत के इस केस के अंदर, चूंकि साउथ अफ्रीका के अंदर इलेक्शंस आ गए थे, फिर गवर्नमेंट की वहां पर तब्दीली हुई, तो इसलिए साउथ अफ्रीका अपने अंदरूनी मसाइल के अंदर उलझ गया था। लेकिन अब वो मामलात वहां पर नई गवर्नमेंट ने संभाल ली और सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते और 10 दिनों की अगर हम टाइमलाइन देखें तो जनूबी अफ्रीका के सदर चीन पहुंचते हैं, गैर मामूली दौरा, और चीन में जहां पर वो जो बायलैटरल रिलेशंस हैं और ब्रिक्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, गजा भी डिस्कस हुआ। और चाइना की जानिब से साउथ अफ्रीका का जो मुकदमा है इसराइल के खिलाफ, उसको अप्रिशिएट किया गया और कहा गया कि हम इस मुकदमा की पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अब ये बहुत बड़ा बैकिंग है जो चाइना की जानिब से दी गई इस केस को और साउथ अफ्रीका को। जाहिर बात है इसराइल को ये बात तो हजम नहीं होना थी कि एक ऐसा केस जिसने पूरी तरह से इसराइल का इमेज उड़ा के रख दिया है, उनकी सो कॉल्ड मोरालिटी और चूजन पीपल को वेस्ट के अंदर एक्सपोज करके रख दिया है, उसको, उस केस को चाइना इंडोर्स कर रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है। अच्छा, तो ये बात हुई। इसके बाद नाज़रीन, हमें खबर इसराइल से ये मिली कि इसराइल ने एक बाकायदा कैंपेन साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू कर दी है और उसने अमेरिका को कहा है कि वो साउथ अफ्रीका को धमकियां लगाए कि वो अपना केस वापस ले ले, और जो कांग्रेस मेंबर्स हैं उनको कहा गया इसराइल की जानिब से कि वो पब्लिकली अफ्रीका को आकर कंडेम करें। वो कैंपेन उन्होंने बाकायदा शुरू कर दी है और अब धमकियां लगाना आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से आगाज हो गया है। अच्छा, इसके जवाब में, यानी पीछे ये सारा बैकग्राउंड है और इसराइल की सारी कैंपेन और अमेरिका की सारी धमकियों का मंसूबा और सैंक्शंस लगाने का मंसूबा, उसके जवाब में अब साउथ अफ्रीका ने यह ऐलान किया है कि वो आलमी अदालत में जा रहा है और केस को आगे परसू करने के लिए और एक प्रैक्टिकल इकदाम उठाने के लिए और इसराइल के खिलाफ एक वर्डिक्ट अर्जेंटली हासिल करने के लिए। तो ये हेडलाइंस मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी इसराइल तैयारी कर रहा था धमकाने की और आगाज भी वो कर चुका था, उसके जवाब में अब ये साउथ अफ्रीका जो है मैदान में आया है। साउथ अफ्रीका सेज टू रिज्यूम ICJ जेनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल।
South Africa stated that it will be continuing its genocide case against Israeli occupation as it piles up evidence of the crimes committed against Palestinians in Gaza. साउथ अफ्रीका ने कहा है कि वो नए एविडेंस इस वक्त तैयार कर रहा है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनूबी अफ्रीका इस केस को आगे लेकर चला है और उसने बहुत ग्रेट इंपैक्ट जो है वो क्रिएट किए हैं। तो नए एविडेंस इस वक्त जनूबी अफ्रीका तैयार कर रहा है और उसके बाद वो प्रेजेंट करेगा आलमी अदालत के अंदर। और यहीं पर आप देखिए पूरी इस्लामी दुनिया, बहुत सारे ममालिक ने ये कहा तो सही कि वो आलमी अदालत में जाएंगे, लेकिन वो आलमी अदालत में नहीं गए। और अफ्रीका जैसा मुल्क वो बाकायदा सबूत इकट्ठे कर रहा है और ज़बरदस्त तरीके से इस मुकदमे को लड़ रहा है और सबूत वहाँ पर जो है वो पेश कर रहा है। तो अब वक्त है इस्लामी दुनिया के लिए कि वो अपनी इस बेहिसी बेबसी को छोड़े, अपने इस खौफ को छोड़े और मैदान में आए और पूरी तरह से जनूबी अफ्रीका के साथ खड़े हों और आलमी अदालत में जाकर इस केस को परसू करें। अब इसराइल को इस बात की कितनी तकलीफ हो रही है, नेतन्याहू के दो बयानात देखिए। ये जनूबी अफ्रीका के ऐलान के बाद नेतन्याहू के दो बयानात। द हेग प्रोसिक्यूटर कंपैरिजन ऑफ द नेतन्याहू एंड गैलेंट ऑन द वन हैंड एंड सिवर ऑन द अदर इज एंटी सेमेटिक एंड शेमफुल, के मतलब ये शर्मनाक है और ये एंटी सेमेटिक है। फ्रॉम द बिगिनिंग द प्रोसीडिंग इन द हेग वर पॉलिटिकली बायस्ड एंड हैड नो लीगल बेसिस। अब इसराइल के पास रिवायती कुलिया यही है कि जब उनकी बात ना बने तो फिर वो पूरे के पूरे इदारों को जब वो कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं उनको एंटी सेमेटिक कह देते हैं। वैसे तो आजकल इन्होंने यूनाइटेड नेशन को भी एंटी सेमेटिक कहा हुआ है, क्योंकि इनके पास देखें इनके पास ना कोई दलील होती है और खुद ये क्रिमिनल सारे हैं, तो इनके पास कोई जस्टिफिकेशन तो होती नहीं। अभी जो कुछ गजा में कर रहे हैं इसकी क्या कोई जस्टिफिकेशन है? तो जब यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट सामने रखता है कि इसराइल ये कर रहा है, इसराइल ये कर रहा है, तो ये उसको रद्द तो कर नहीं सकते। तो इसलिए ये पूरे के पूरे इदारों को जो भी इनके खिलाफ बोलता है, चाहे कोई मुल्क ही क्यों ना बोले, चाहे किसी मुल्क का वज़ीर आज़म ही क्यों ना बोले, ये उसको एंटीसेमेटिक कह देते हैं। अभी आप देखें बरतानिया को नेतन्याहू ने शेमफुल कहा था कि बरतानिया का जो एक्ट था असलिया की थोड़ी सी बंदिश का, जो कि ज़ाहिर बात सिंबॉलिक सा था, उसको भी नेतन्याहू ने शेमफुल कहा। तो ये इनका रिवायती तरीकाकार है कि सबको कंट्रोवर्शियल कर देना जो इनके खिलाफ बोलता है। लेकिन अब नाज़रीन दुनिया इस मोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, दुनिया के अवाम इस मोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं कि इसराइल का असली स्याह चेहरा सबके सामने आ चुका है। सबको पता है कि दुनिया में फसाद फैलाने वाली ताकत यह है, दुनिया की ईवल ये है, दुनिया में जितनी जंगे और फसादात हो रहे हैं उसके पीछे इन्हीं का हाथ निकलता है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है और जो आगे होने जा रहा है उसमें इन्हीं का किरदार है। और ये कोई गॉड चूजन पीपल नहीं है, ये कोई मजहबी फरीजे वाली रियासत नहीं है। तो ये चीज़ें अब मगरिब के अवाम के सामने आ रही हैं। मशरिक तो इस हवाले से पहले भी क्लियर था और अब भी क्लियर है, तो मगरिब के सामने इनकी हकीकत खुलकर आ रही है। अब नाज़रीन आपके सामने जो हिजबुल्लाह की ताज़ा तरीन तफसीलात आ रही हैं, बहुत बड़े हमले इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं और अब तो सूरत हाल ये है कि हिजबुल्लाह का एक एक रॉकेट, हिजबुल्लाह का एक एक ड्रोन जाकर कॉन्टिन्यूसली टकरा रहा है। अगर हम नाज़रीन पिछले 48 घंटों में देखें अल मवासी पर हमले के बाद तो 500 के करीब रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स इसराइल के ऊपर फायर किए जा चुके हैं अल मवासी पर हमले के बाद। तो बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हमें पिछले 48 घंटों से नजर आ रही है और अल मवासी पर हमले के बाद से लेकर अभी तक नॉन स्टॉप हमले जारी हैं। कभी वो फिल्मिंग ड्रोन्स भेज रहे हैं, कभी वो एक्सप्लोसिव ड्रोन्स भेज रहे हैं, कभी रॉकेट्स कई मिलिट्री साइट्स के ऊपर, कहीं पर नॉन इवैक्यूएटेड जो सेटलमेंट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो एक वाज़ेह एस्केलेशन हमें नजर आ रही है कि ताबड़तोड़ हमले इसराइल पर हिजबुल्लाह इस वक्त जारी रखे हुए। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अबाउट 60 रॉकेट्स फायर्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ इन द लास्ट आवर। एक घंटे में 60 रॉकेट्स इसराइल के ऊपर फायर कर दिए हैं। हिजबुल्लाह क्लेम 4 अटैक्स ऑन इसराइली मिलिट्री साइट्स, 4 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया है। मैं मुख्तसरन सिर्फ नाम आपके सामने रख देता हूं और ये चंद मिनट के वक्फे के साथ ये अटैक्स हुए हैं। राहिब मिलिट्री साइट है, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। रुवैसत अल कर्न मिलिट्री साइट, इसके अलावा ज़ैबदीन बैरक्स है शिबा फार्म्स के अंदर, और एक बंकर को निशाना बनाया गया। द ग्रुप हिट अ बंकर वेयर द इजरायली सोल्जर्स वर पोजीशन्ड, एक बंकर के अंदर मौजूद इजरायली फौजियों को कामयाबी से अटैक किया गया। 4 मिलिट्री साइट्स को कंफर्म कर रहा है अल जजीरा कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। इसके अलावा अल मैदीन
direct fire from Lebanon towards a military target in the Galilee finger. Explosions heard in the western Galilee after siren sound. पहले साइरन्स बजे पर वेस्टर्न गलीली में बकायदा धमाके सुने गए। हिजबुल्ला ये रिपोर्ट कर रही है, our fighters targeted the newly established headquarters of the 146th Division forces in the newly established Abiram base with volleys of Katyusha rockets. एक नए हेडक्वार्टर्स को और नई बेस को कातुशवा रॉकेट के साथ, अबीरम बेस को और 146 डिवीजन के जो हेडक्वार्टर है उसको कातुशवा रॉकेट्स के साथ निशाना बनाया गया। फिर इजरायली मीडिया, फायर्स ब्रोक आउट एज अ रिजल्ट ऑफ रॉकेट्स फॉलिंग बिटवीन द एरिया ऑफ शलोमी एंड लिमन इन द वेस्टर्न गलीली। शलोमी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और वहां पर आग भी लगी है। फिर हिजबुल्लाह बता रही है गुलान हाइट्स को अटैक किया गया है। वी बॉम्ब्ड द ज़ौरा कंपाउंड विद वॉलीज ऑफ कातुशवा रॉकेट्स। अब ये ज़ौरा कंपाउंड जो है ये कहां पर है? गुलान हाइट्स के ऊपर है। इसके अलावा इजरायली मीडिया, सोल्जर्स सीरियसली इंजर्ड आफ्टर हिजबुल्लाह फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल्स एट सेटलमेंट ऑफ डैन। अगेन आपके सामने है कि जो इजरायली फौजी हैं उनका नुकसान हो रहा है। अगेन हम नंबर्स के ऊपर नहीं जा रहे कि जितने इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है उतने हैं या नहीं, नंबर इससे हमेशा ही ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये कंफर्म करना होता है कि हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में क्या सिर्फ मटेरियल डैमेज हो रहा है या जानी नुकसान भी हो रहा है। तो वेस्ट बैंक में आपने देखा कितने जबरदस्त हमले किए। ट्रक ड्राइवर ने जो रैमिंग अटैक किया, गजा में तो सबसे बड़े वाकयात हुए, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर जो हेलीकॉप्टर है उसको निशाना बनाना समेत। और अब देखें कि हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में भी उनके ताबूत उठ रहे हैं। तो तीनों एक्टिव फ्रंट से इजरायली फौजियों के मरने के हालात थे। और ये अभी तो नेतन्याहू और उसकी कमीना ये कह रही है कि नॉर्थ से फौज निकालकर वेस्ट बैंक में भेजी जाए। मतलब हिजबुल्लाह के आगे से फौज हटाकर, इतनी फौज रख कर कुछ नहीं हुआ तो हटाकर तो फिर मजीद तबाही होनी है। तो उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। ये हिजबुल्लाह के नाज़रीन ताज़ा तरीन होने वाले हमले हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो गजा से खबर सामने आ रही है, गजा में नाज़रीन ये कंफर्मेशन हुई है कि HCM मिसाइल रेजिस्टेंस ने अटैक किए और इजरायली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। इससे पहले ये चलता रहा, इजराइल की जानिब से मौक़िफ़ ये था कि एक टेक्निकल बुनियादियों के ऊपर क्रैश हुआ है और इजराइल इस बारे में झूठ बोलने में माहिर है। उसकी एक तारीख है, मतलब अगर आप लेबनान में जब ये थे तब ऐसे ऐसे वाकयात है जो 30 साल के बाद इजराइल ने एक्चुअली माने कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। मिसाल के तौर पे इनके एक हेडक्वार्टर के ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक किया और 74 इजरायली फौजी मारे गए। शायद इस वाक़े का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वैसे ये बहुत मशहूर वाक़या है। 74 इजरायली फौजी मारे गए। 30 साल तक बहुत सारी कमेटीज इजराइल में बनी और हर कमेटी ये रिपोर्ट देती थी कि ये गैस लीकेज की वजह से एक्सप्लोजन हुआ था। 30 साल के बाद इजराइल ने माना कि वो गैस लीकेज की वजह से नहीं, बल्कि वो किस वजह, वो हिजबुल्लाह ने अटैक किया था। हिजबुल्लाह ने जो है वो बाकायदा एक्सप्लोसिव ट्रक्स आकर टकरा दिए थे उस बिल्डिंग से, जिसके बाद इजरायली फौजी माने गए। और 30 साल तक वो ये झूठ बोलते रहे। लेकिन अब चूंकि मामलात मुख्तलिफ है तो उनका झूठ फौरी पकड़ा जाता है। अब ये कह रहे थे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है टेक्निकल बुनियादों की वजह से। अब हुआ क्या नाज़रीन कि बाकायदा वीडियो सामने आ गई है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वो हेलीकॉप्टर लैंड किया है उसने, और जो जख्मी और मुर्दा फौजी उनको हेलीकॉप्टर में रखा है, और जो ही वो फ्लाई करने लगा है, मतलब ग्राउंड से ज़्यादा दूर नहीं था, बस फ्लाई करने ही वाला था, तो उस वक्त निशाना बनाया गया है। तो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब इसराइल को सबसे बड़ा मसला ये पेश आ रहा है HCM मिसाइल की वजह से कि हेलीकॉप्टर जब ग्राउंड पे होता है या ग्राउंड के करीब होता है तो उसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी उसको बहुत आसानी से और कामयाबी से हिट किया जा सकता है। जब वो ऊपर फ्लाई कर रहा होता है तब नहीं, जब वो ग्राउंड के ऊपर लैंड होता है या वापस फ्लाई करने लगता है तो उस वक्त कामयाबी से, ये एक ऐसा टाइम होता है। और मतलब हमास ने अब इस चीज को टारगेट करना शुरू कर दिया कि जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। जरा रिपोर्ट देखिए, इजरायली मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ट्रांसपोर्टिंग डेड एंड वुंडेड सोल्जर्स इन गाजा आर एन इजी टारगेट व्हेन दे अप्रोच द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड तक पहुंचते हैं तो बहुत इजी टारगेट बन जाते हैं। द डिफिकल्टी लाइज इन द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस विद द HCM-7 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम at the right time and place to target them। इसराइल को सबसे बड़ा मसला HCM एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से है, जो ईरान की जानिब से हमास को दिया गया है कि उनको पता, इसराइल को यह नहीं पता कि साथ वाली बिल्डिंग में कहां रेजिस्टेंस छुपी हुई है। गोलियों से नहीं तबाह होता, बंदूक से तबाह नहीं होता हेलीकॉप्टर, HCM एयरक्राफ्ट से तबाह होता है, और वो हमास के पास है। और अब उन्होंने ये टेक्निक भी कामयाबी से सीख ली है और निशाना भी बनाना शुरू कर दिया है। तो अब ये उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। अब नाज़रीन अगली खबर यमन से आ रही है, और
یمن نے ناظرین کمال کیا ہے، اور یمن نے ناظرین جو آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا تھا آج سے 3 ہفتے پہلے غالباً، جو گریک کا آئل ٹینکر نشانہ بنایا گیا تھا، وہ آئل ٹینکر ابھی تک سمندر میں ہے، اس کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ اور یورپ کے لیے اتنی بڑی شکست ہے، اتنی بڑی ذلت ہے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ساری دنیا کے سمندروں کا مالک اپنے آپ کو امریکہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کلیم کرتا ہے کہ ہم ہی راجہ ہیں، لیکن یمن نے پوری طرح سے ان کا غرور ریڈ سی میں غرق کیا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے اس آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، اور کب نشانہ بنایا گیا؟ جب 2 ایئر کرافٹ کیریئر، کتنے جنگی بیڑے، کتنی فوج اور کتنے ملٹری ایسٹس امریکہ ادھر بھیج چکا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اس وقت نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، نشانہ بنانے کے 4 دنوں کے بعد یمن سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اجازت دے دیں کہ اس آئل ٹینکرز کو ریسکیو کیا جا سکے، یعنی اس کو کسی کنارے کے اوپر لے جایا جا سکے۔ یمن سے باقاعدہ ریکویسٹ کی گئی، تو یمن نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے جائیں، مطلب تباہ تو کر دیا تھا، اب اس کو لے جائیں۔ یہ بھی ایک شرمندگی تھی کہ یمن پر تو وہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، اب یمن سے جا کر اپیلیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ذرا یہ اپنا تباہ شدہ ملبہ ہی اٹھانے دے، مطلب اس سے بڑی کوئی شکست تو ہو نہیں سکتی۔ ایک ایسا دشمن جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد ہیں، ان کو تو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، بعد میں پھر جا کر ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملبہ ہے اسے ہی ہمیں ہٹانے دیں، تو اس سے بڑی تو کوئی شکست ہو نہیں سکتی۔ تو بہرحال یمن نے کہا ٹھیک ہے ہٹا لیں۔ اب اس بات کو 15 دن، آلموسٹ 15 سے 20 دن گزر چکے ہیں، اور آج خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک وہ آئل ٹینکرز وہیں کا وہیں کھلے سمندروں میں پڑا ہوا ہے، اس کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا۔ یعنی امریکہ، اسرائیل اور یورپ سارے مل کر ایک آئل ٹینکر کو یہاں سے ریسکیو نہیں کر سکے۔ مجھے بتائیے اس سے آگے امریکی ہیجمنی کے خاتمے کا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو پاور سینٹر ہے وہ بدل چکا ہے۔ یمن نے جو فتح یہاں پر حاصل کی اور جو امریکہ کو عبرتناک شکست ہوئی ہے ویسٹ کو، یہ آنے والے دنوں میں مزید کھل کر سامنے آئے گی۔ اس کا احاطہ اتنا جلدی کرنا ممکن نہیں ہے، یہ بہت بڑے واقعات ہیں جو یمن نے کر ڈالے ہیں، اس کے مزید جو ہے نا ڈائمینشنز وہ آگے کھل کر سامنے آئیں گی۔ تو یہ یمن کے حوالے سے خبر تھی۔ اب ناظرین آگے چلتے ہیں، تو ایران کے صدر اس وقت عراق کے دورے کے اوپر ہیں، اہم ترین دورہ، اور اسٹریٹجیکلی بہت سارے معاہدے ہو رہے ہیں، اور پچھلے 45 سالوں کا یہ سب سے اہم دورہ ہے۔ اور اب ناظرین ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے ایرانی صدر اور عراقی وزیر اعظم کی، اور اس کی 3-4 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 14 نئے معاہدے اس وقت طے پا گئے ہیں۔ اسٹریٹجیکلی دونوں ملکوں نے ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے، امریکی انخلاء کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں، اسرائیلی جو غنڈہ گردی اور بدماشی ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیے یہ جو جوائنٹ پریس کانفرنس کی 4 ہیڈ لائنز۔ We signed 14 memorandum of understanding with the Iranian side. عراقی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، Iranian president. We need to activate security agreements between Iran and Iraq to deter terrorists. We want a strong, stable and secure Iraq where brotherhood and calm prevail. ہمیں ایک مضبوط ترین اور سیکیور اور سٹیبل عراق کی ضرورت ہے۔ ایرانی پریزیڈنٹ slams West over war on Gaza and support for Israel. مطلب پوری طرح سے رگڑا لگایا ہے دونوں نے، مطلب بڑا دیکھیں وہاں پر وہ گئے ہیں غزہ کے اوپر اسٹرانگ پوزیشن دونوں نے، اور ساتھ مل کر چلنے کے حوالے سے، فلسطین کے آزادی کے حوالے سے، اور ویسٹ کو جس طرح سے انہوں نے وہاں پر کھڑا ہو کر دھویا ہے اور ان کو ایکسپوز کیا ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ What Israel is doing in Gaza exposes the falsity of Western claims about human rights، کہ جو ویسٹ کے ہیومن رائٹس کا چورن ہے وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے، اور ان کے اصل چہرے دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ اچھا اب ناظرین میں 4 اور ایرانی ہائی آفیشلز کے بیانات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس وزٹ سے متعلق۔ عراق is one of the countries that enjoys a high status for us۔ ایرانی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ عراق ہمارے لیے وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ Iran and Iraq are the main pillar of resistance front and in fighting Israel and the forces of arrogance and both stand against the United States۔ یہ 2 مین پلر ہیں ریزسٹنس کے، اور اسرائیلی زائنزم سے لڑنے کے لیے اور امریکہ کا یہاں سے خاتمہ کرنے کے لیے یہ دونوں کا ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ Just as the Iranian people expelled the United States from the country, the Iraqis are doing the same thing۔ جیسے ایرانین نے امریکہ کو بھگایا تھا، ویسے ہی عراق کے جو لوگ ہیں وہ امریکہ کو یہاں سے بھگائیں گے۔ ویسے ایران کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی امریکی فوج ایران میں موجود نہیں تھی، لیکن جو اسلامک ریولوشن سے پہلے شاہ فران تھا وہ
جو ہے نا مطلب امریکہ کا اتحادی تھا، اسرائیل کا اتحادی تھا، اور باقاعدہ ایک CIA کے آپریشن کے ذریعے اس کو وہاں پر پلان کیا گیا تھا، یعنی ایک لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے کو ہٹا کر اس کو وہاں پر لایا گیا تھا۔ تو یہ سمجھنے کہ کٹ پتلی حکومت تھی جو امریکہ کے اشاروں کے اوپر چلتی تھی، اسی کی وجہ سے پھر اسلامک ریولوشن آیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایرانینز نے نکالا امریکہ کو، ویسے ہی عراق کے لوگ بھی نکالیں گے اور آزادی حاصل کریں گے۔ The Iranian president visit to Iraq as his first foreign visit is of special importance to both countries in terms of strengthening strategic relations۔ یہ 45 سالوں میں پہلی بار معاہدے ہو رہے ہیں اسٹریٹجک ریلیشن، اسٹریٹجک ہوتے ہیں لانگ ٹرم دفاعی معاہدے، اور ایک دوسرے کی جو ہے نا مطلب دفاع سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے ملٹری ایڈ ایک دوسرے کو لینا دینا ہو، ٹیکنالوجی کا معاملہ ہو، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، ایک دوسرے کی جو سوورینٹی ہے اس کو بچانے کے لیے، یہ اسٹریٹجک سارے جو اس وقت ایران کے رشیا کے ساتھ ہو رہے ہیں، رشیا کے نارتھ کوریا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ آپس میں یہ چاروں ملک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اسٹریٹجک ریلیشن جو ہے ان 45 ایئرز فار دا فرسٹ ٹائم ہو رہے ہیں، اور عراق کی کیا اہمیت ہے آپ یہ جان چکے ہیں۔ تو اسلامی دنیا پروگریس بہرحال کر رہی ہے، ناٹ آئیڈلی، لیکن ایران اور ترکی اس حوالے سے خاص کوششیں کر رہے ہیں۔ سب سے اوپر ایران ہے اور اس کے بعد ترکی ہے۔ اگر اسرائیل کے خلاف ایک حتمی جنگ لڑنی ہے تو پھر ساری اسلامی دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ ایران یہی میسج دے رہا ہے، لیکن ایران ساتھ یہ بھی میسج دے رہا ہے کہ کوئی کھڑا ہو نہ ہو، ایران تو پھر میدان میں اتر چکا ہے۔ ایران کے اوپر اتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر اتنی سینکشنز لگائی جا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کر کے پھر خود توڑی گئی، اتنا بیٹریل ان کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ تو میدان جنگ میں آلریڈی اتر چکے ہیں۔ اب وہ سب کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی بھی آزادی کا معاملہ ہے، آپ سب کو بھی کھڑا ہونا ہوگا اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کو ایک کامن تھریٹ سمجھے۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 1979 کے بعد اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے اسلامی دنیا کی کوشش ختم ہو چکی تھی۔ پچھلے 45 سالوں میں اسرائیل کے خلاف کوئی کامن سٹرگل نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیل کے خاتمے کی جو کوشش ہے وہ صرف پہلے 20 سالوں میں ہوئی، اس کے بعد تو اسلامی دنیا نے اسرائیل کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا۔ اسلامی دنیا تو آپس میں لڑنے میں مشغول ہو گئی۔ تو اس لیے اب دیکھیں ہسٹری یہاں سے شفٹ کر رہی ہے۔ اب یہ نا اس اینگل سے نہ سوچے کہ 75 سالوں میں کچھ نہیں ہوا، ان 75 سالوں میں آخری جو 45 سال ہے وہ تو ان کو تو اب گنے ہی نہ، اس میں اسرائیل کے خلاف کوئی جو ہے نا کوشش نہیں کی گئی، آپس میں لڑائیاں جاری رکھیں گے۔ اور پہلے جو 20 سال تھے اس وقت دنیا کے ڈائنامکس مختلف تھے، نہ گریٹ پاورز آپ کے ساتھ کھڑی تھیں، اور ابھی آپ عالمی جنگ ہار کر آئے تھے، ویسٹ اتنی بڑی پاور کے ساتھ موجود تھا اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اس لیے آج کے حالات مختلف ہیں، آج گریٹ پاورز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، دوبارہ سے اسلامی دنیا متحد ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ریپیٹ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں مل کر ایک نتیجہ خیز معاملے کی طرف ہمیں لے کر جائیں گی۔ یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔